जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का आखिरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब फिजिक्स के पहला चैप्टर का आज आखिरी क्लास होगा। इसमें हम लोग दर्पण जो सूत्र होता है या दर्पण फॉर्मूला जो होता है उसको प्रूफ करेंगे और आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके बाद से जो क्लास होगा वो हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग, हमको उम्मीद है कि पीछे का सारा आप लोग वीडियो देख लिए होंगे और ये आखिरी वीडियो का आप लोग को इंतजार होगा और आज आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त होगा। हाँ, इसमें ऑब्जेक्टिव और आंकिक प्रश्न अभी बचा हुआ है, तो उसके लिए हमने सोचा है ना कि पहले कुछ सिलेबस आगे निकल जाएगा हम लोगों का, तो उसके बाद से हम एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिसमें आपको पर डे 100 या 150 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। यानी एक चैप्टर से उतना ज्यादा फायदा होगा नहीं, 2-3 चैप्टर का मिक्स करके उसका ऑब्जेक्टिव क्लास हम लगा देंगे। आंकिक प्रश्न का अलग से क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें उसको कवर कर लिया जाएगा। अभी तत्काल हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि उसमें आपका बायोलॉजी का भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन तत्काल अभी हम आपका केमिस्ट्री का क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज हम लोग फिजिक्स के लास्ट क्लास में पहुंच चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि आज हम लोग दर्पण फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने आपको सारा इससे इंपॉर्टेंट जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग, उनमें अंतर, साथ ही साथ चिन्ह प्रॉपर्टी, ये सारा चीज पढ़ा दिया था। आज देखिए दर्पण फॉर्मूला में जो हम लोग देखेंगे, तो दर्पण फॉर्मूला ध्यान से अगर देखिएगा तो देखिए उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f = 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण फॉर्मूला होता है। ये तो आपको याद है कि भाई f जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी और u जो होता है वो वस्तु की दूरी होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आप क्या करिए कि इसको प्रूफ करके दिखाइए कि 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पे आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे। अगर बाय द वे कभी पूछे भी आपसे, 5 नंबर में पूछता है, अगर पूछे भी तो आप आसानी से उसको क्या करिए, वहां पे सॉल्व करके आ जाइएगा। बस आपको क्या करना है कि एकदम ध्यान से बैठ के और इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा जब देखिएगा तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बुकें जो हैं, आप 10th क्लास की बुक देखिएगा तो उसमें इस फॉर्मूला को वो प्रूफ नहीं किया है, लेकिन आपको नॉलेज चाहिए। सीधी सीधी बात है कि नॉलेज के लिए आपको जाना है ना, तो नॉलेज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केवल 10th क्लास में पास करना है तो ये आप नहीं भी वीडियो देखिएगा तो आपका काम चलेगा, क्योंकि इसमें जो हम कंटेंट देने जा रहे हैं वो उन्हीं के लिए है जिनका नॉलेज बढ़ाना है। आपको परसेंटेज के हिसाब से जाना है, 10th में पास करना है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम नॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दर्पण फॉर्मूला को। आइए देखिए, दर्पण फॉर्मूला तो हमने आपको बता दिया कि 1/f = 1/u प्लस 1/v होता है। लेकिन सबसे पहले चीज जानिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों, यानी आप गोलीय दर्पण पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि गोलीय दर्पण 2 तरह का हमने बताया था, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग इसको अवतल दर्पण में प्रूफ करके दिखाएंगे कि आपका दर्पण फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें, तो अवतल दर्पण में, तो हम लिख देते हैं अवतल दर्पण में। चलिए, अवतल दर्पण में हम लोग अभी प्रूफ करने जा रहे हैं किसको, तो 1/f = 1/v प्लस 1/u के बारे में। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, माना कि ये सब जो लैंग्वेज होता है वो आप नोट से देख के लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो प्रूफ हो रहा है वो समझाएंगे। जो लैंग्वेज टाइप से होगा वो अभी हम बोल देंगे, और जब आप नोट्स बनाइएगा तो हमने पहले कर दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहां से उस लैंग्वेज को लिख लीजिएगा कि माना कि ये दर्पण है, ये वो जितना भी लैंग्वेज होगा वहां से लिखिएगा। यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट जितना जैसे प्रूफ किया जाता है वो समझा देते हैं। तो चलिए, अवतल दर्पण में तो सबसे पहले देखिए हमने फिगर यहाँ ले लिया है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, हमारा AB जो है एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। यहाँ देखिए AB क्या है, एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। यहां से हमने आपको बताया भी था कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए ये वस्तु हो गया और इसका प्रतिबिंब कहां बना है, तो C और F के बीच में। देखिए ऐसे बताया था कि एक समानांतर लाइन खींचेगा, टकराने के बाद वो कहां से निकलेगा, फोकस से निकल जाता है, और एक वक्रता केंद्र से डालिएगा जो वक्रता केंद्र पर ही क्या हो जाता है, लौट के चला जाता है, और जहां पे ये कटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको स्पष्ट पता चल चुका है कि ये जो AB वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहां बना है, तो C और F के बीच में, और हमने इसका नामकरण क्या कर दिया है, A'
बी डैश। चूंकि ए बी वस्तु है तो हमने इसका नाम पलट दिया, क्या लिख दिया, ए डैश और बी डैश लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद से ये हमारा एफ है यानी फोकस है, और हमने कहा कि ए बी के बराबर ही हमने एन क्यू एक क्या खींचा है, लंब डाला है। देखिए एन से लेकर क्यू तक क्या है, एक लंब खींचा है। चलिए इसको आप लोग यहाँ पे जो बिंदु है इसको पी मान लीजिए, एक वाला बिंदु क्या है, पी है। अब देखिए एन क्यू जो है वो लंब है किस पर, मुख्य अक्ष पर, तो लंब है तो देखिए ये समानांतर है, और इस दोनों लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, समानांतर है, ये भी लंब है, ये भी लंब है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए ये हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एन क्यू एक लंब खींचा है। ये था फिगर में। अब देखिए फिगर में जो है हम लोग उसको मान को लिखते हैं कि कहां से कहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। यहां देखिए एफ से पी के बीच की दूरी जो है, कहां से, एफ से पी, तो देखिए एफ से पी के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो इसको किससे डिनोट कर दिए, एफ से। यहां देखिए, यहां पे देखिएगा बी डैश जहां पे है ये वस्तु है, वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, भी से। तो देखिए उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, भी से। ये देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र से पी तक की दूरी जो होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। आप आर लिखिए या 2f लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो इसलिए हमने फोकस में कितना से गुना कर दिया, 2 से। यानी आपको मन करे तो r लिखिएगा और मन करे तो 2f लिखिएगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है तो 2f लिखिएगा, तो बहुत आसानी से फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वस्तु है, तो और वस्तु से की जो दूरी होती है वो आपको मालूम है कि वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो देखिए हमने क्या कर दिया कि टोटल का टोटल आपको बता दिया कि कहां से कहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे। एक बार ध्यान समझिएगा, ये वाली दूरी हमारी f होगी, यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी, v होगी। वक्रता त्रिज्या 2f हम लोग लिए हैं, और वस्तु की दूरी को हम लोग क्या माने हैं, u माने। चलिए उसको हम लोग एक स्पष्ट यहाँ पे लिख देते हैं, जरा समझिएगा। P से लेकर F तक, P से लेकर F तक की जो दूरी है वो फोकस है, यानी F से डिनोट किए हैं। देखिए P से लेकर F तक ये फोकस हो गया। फिर उसके आगे देखिए B डैश से P तक, यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं P B डैश, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो V से, तो उसको V लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे C यानी वक्रता केंद्र से P तक की दूरी यानी PC, P से लेकर C तक, तो PC को हमने कहा है क्या डिनोट करिएगा, 2f लिखिएगा। देखिए वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, तो हमने 2 गुना लिख दिया। यहां देखिए B तक आइए, तो P से लेकर B तक तो वस्तु की दूरी है, तो PB, यहां रुक जाइए, हाँ ये रहा PB, और PB को हम किससे डिनोट किए हैं, U से। ये डाटा हम लोग इसमें आपको जो फिगर बनाए हैं इसमें यूज किए हैं। अब आइए हम लोग को इसको क्या करना है, प्रूफ करना है आपको दर्पण फॉर्मूला। सबसे पहले देखिएगा, जहां हम आपको त्रिभुज बताएंगे उस त्रिभुज में आपको बस ध्यान देते जाना है। सबसे पहला देखिएगा ये वाला त्रिभुज 1 नंबर और 2 नंबर की जिक्र करने जा रहे हैं। त्रिभुज 1 और 2 का ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग जो लिखेंगे उस पर ध्यान देना है। त्रिभुज 1 और 2 में, तो यहां पे लिख लेंगे, नाम लिख लीजिएगा त्रिभुज, बोलिए एक का नाम क्या है, A B C, और त्रिभुज इसका नाम बोलिए क्या है, A डैश B डैश C, तो लिखेंगे A डैश B डैश C में। चलिए त्रिभुज इसमें हम लोग ले लिए ABC, और त्रिभुज A डैश B डैश C में, इन दोनों त्रिभुज में लिए। यहां देखिएगा ध्यान से, आपको ये कोण जो है वो आपको शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण। ये आपको पहले हम बता चुके हैं वैसे भी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोण ACB बराबर कोण A डैश CB डैश। क्यों, तो ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये दोनों कोण जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। यहां देखिएगा दूसरा चीज, यहां पे ये कोण जो है वो कितना डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये भी बनाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये भी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंब है, लंब है।
चलिए लंब केवल लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए लंब है तो ये दोनों बराबर। अच्छा, त्रिभुज की जब दो गो आप कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको पहले से मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज की जिक्र करें और दो उसका कोण आपस में बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर होगा किसके? तो आप याद रखिएगा यहां पे B', A', C के, यानी तीनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। देखिए हमने किसको दिखा दिया? ये वाला भी और ये वाला भी आपस में क्या हो गया? बराबर। क्योंकि दो को कोण आपस में बराबर था तो हमने कहा कि तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और जैसे ही ये तीनों हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, यानी त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज A', B', C के। और जब समरूप हो गई तो इनकी भुजाएं जो होंगी क्या होंगी? अनुपात में होंगी। ये 9th क्लास में आप पढ़े हैं कि जब त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती हैं तो भुजाएं इनकी क्या में होती हैं? अनुपात में होती हैं। तो चलिए इनकी भुजाएं अनुपात में लिखते हैं। तो इसकी एक भुजा ये लेते हैं AB। देखिए त्रिभुज में कौन सा भुजा ले लिए? AB बट्टा। अब देखिए इसका ये वाला भुजा लिया तो इस त्रिभुज में कौन सा भुजा लेना पड़ेगा? ये वाला लंबा वाला। तो ये हो जाएगा A', B'। तो यहां पे लिख देंगे A', B' बराबर होगा। अब देखिए इसका नीचे वाला भुजा लीजिए, कौन सा? BC। तो ये होगा BC। तो इसका भी नीचे वाला लेंगे तो ये हो जाएगा B', हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B'। और इसको आप समीकरण मान लीजिए कितना? तो समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। हमने कहा कि दोनों त्रिभुज लीजिएगा, दो त्रिभुज में हमने कहा कि इनको शीर्षाभिमुख कोण मानिएगा, ये लंब है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। फिर दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो फिर भुजाएं जो होंगी किसमें होंगी? अनुपात में होंगी। अब इतना कर लिए तो अब इस त्रिभुज का काम हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब आइए दूसरे त्रिभुज के जिक्र करते हैं, जरा फिर से ध्यान दीजिएगा। अब कौन सा त्रिभुज का जिक्र करेंगे? तो यहां देखिए त्रिभुज, यहां पे तीसरा और चौथा, ध्यान दीजिएगा। इस बार त्रिभुज 3 और 4 का जिक्र कीजिए। त्रिभुज 3 और 4 का। तो आइए त्रिभुज 3 और 4 में, तो 3 और 4 का नाम बोलिए, कौन सा होगा? तो त्रिभुज, बोलिए 3 का नाम हो जाएगा A', B', F और त्रिभुज NQF में। देखिए ध्यान से देखिए, हमने कहा कि A', B', यहां देखिएगा F, यानी ये मतलब ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 3 और FNQ लिखिए, चाहे NQF, यानी त्रिभुज 4 में। अब देखिए सेम टू सेम यहां भी देखिए, ये भी लंब, ये भी लंब, ये शीर्षाभिमुख, ये भी शीर्षाभिमुख। अब देखिए सेम टू सेम डिटो अभी जो पढ़ाए हैं वही चीज जिसमें भी आ गया। यहां भी 90 डिग्री का कोण है तो यहां भी 90 डिग्री का कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर, तो त्रिभुज का हो गया जी? समरूप हो गया। यानी सेम टू सेम जैसे हमने इसको समरूप किया उसी तरह ये भी त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज हो गया वो समरूप हो गया, यानी त्रिभुज A', B', F समरूप है त्रिभुज NQF के। ध्यान समझिएगा कहां से हमने कर दिया जी? तो हमने कहा कि यहां पे 90 डिग्री का कोण, यहां भी 90 डिग्री का कोण, एक कोण बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर? क्योंकि ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख हो गया। तो दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर। आज जब बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? समरूप। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि आप पहले वाला में लिख दिए ना, ये वाला लिख दिए, तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसी प्रकार, तो वो काम चल जाएगा आपका। किसी प्रकार दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया? समरूप हो गया। फिर समरूप होगा तो भुजाएं किस में होंगी? अनुपात में होंगी। भुजाएं किस में होंगी? अनुपात में। तो आइए इसका अनुपात लेते हैं। तो देखिए इसका अनुपात में बड़ा भुजा कौन है? N से लेकर Q तक। तो वो हो जाएगा, देखिए यहां पे NQ बटा में होगा। अब देखिए यहां पे इसका लंब वाला है तो इधर भी लंब वाला होगा, तो A', B'। तो यहां लिख दीजिएगा A', B' बराबर होगा। चलिए इसका आधार लीजिए तो क्या हो जाएगा? Q से लेकर F तक। कहां से? Q से लेकर F तक। तो ये हो जाएगा QF, फिर ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये इसका आधार लिए तो इसका भी आधार लीजिएगा, तो ये हो जाएगा B', F के बराबर। तो ये हो जाएगा B', F। फिर से समझिएगा, यहां पे हमने इसका क्या किया? लंब लिया, तो ये भी वाला लंब ले लिए। ध्यान से समझिए कौन सा भुजा को हम जिक्र कर रहे हैं, ये वाला। देखिए ये वाला भुजा जो है इसका, और ये लिए एक बार अनुपात में लिए तो देखिए NQ बटा A', B' हो गया। फिर ये आधार लिए तो Q से लेकर F तक, तो इसका हो जाएगा कहां से? तो B' से लेकर F तक।
इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपको एक चीज अपनी बता रहे हैं कि यहां पे हम लोग इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि NQ जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। NQ जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम लोग डायरेक्ट NQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर हो जाएगा QF बट्टा में हो जाएगा B डैश F, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण कितना, 2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अच्छा आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा जगह कम बच रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना दूर स्क्रीन को हम इरेज करेंगे और फिर इसको समझाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे हम आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखिए इसको इरेज कर रहे हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। वैसे भी इस डाटा को यहाँ पे हम देखिए लिख दिए, ठीक है, थोड़ा सा जगह रहेगा तो एक साथ बोर्ड पे पूरा का पूरा हम फॉर्मूला को प्रूफ कर पाएंगे। इधर भी आपको दिख रहा होगा, इधर भी प्रूफ कर देते हैं, पहले समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग ये डाटा लिखे समीकरण 2 को। अब थोड़ा देर के लिए मानिए कि Q जो है वो P के एकदम क्या है, नजदीक है। Q जो है वो P के क्या है, काफी निकट है। तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकेगा, ये लाइन हम खींच देते हैं आपको, चलिए बाउंड्री खींच दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि Q जो है वो P के काफी निकट है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना Q जो है Q P के काफी निकट है। अब देखिए काफी निकट होगा तो ये जो मान है यानी QF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Q और P एक ही पर चला जाएगा। ध्यान समझिए, Q जो है P के नजदीक है, इसका मतलब Q और P एक ही बिंदु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिएगा QF जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो PF के, किसके, PF के बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्यों ऐसा लिखे हैं। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि Q जो है वो P के क्या है, काफी नजदीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि QF जो था वो बराबर हो जाएगा किसके, PF के। अब देखिए ध्यान से, यहाँ QF लिखे हैं ना, QF के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। तो आइए इस समीकरण को देखते हैं, क्या हो जाएगा, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर QF के जगह पे आप क्या लिखते हैं, PF। तो देखिए ये हो जाएगा PF बट्टा हो जाएगा B डैश F, और ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 3, यानी ये समीकरण हो गया 3। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 3 से हम तुलना करने जा रहे हैं। समीकरण 1 से और 3 से ध्यान से देखिएगा, इसका LHS पार्ट, इसका भी LHS पार्ट आपस में क्या है, बराबर है, तो RHS पार्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 3 से, चलिए समीकरण 1 और 3 से देखिए LHS बराबर, तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसका RHS हम बराबर लिख रहे हैं, BC बट्टा B डैश C बराबर होगा किसके, ये वाले पार्ट को लिखिएगा PF बट्टा P डैश F के। ये देखिए ये डाटा हमने क्या कहां से लाया, तो समीकरण 1 और 3 से तुलना किया, समीकरण 1 का 3 से तुलना किया। हमने कहा कि LHS पार्ट जब बराबर है तो RHS पार्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसका RHS पार्ट लिए हैं BC बट्टा B डैश C, तो इसको यहां लिखा। यहां देखिए PF बट्टा B डैश F, तो उसको यहां लिखा है। अब आपको सिर्फ बस सिर्फ क्या करना है, यहां देखना है कि क्या जो डाटा यहां पे लिखा है इसका मान दिया है, अगर नहीं दिया है तो इसको चेंज करेंगे, अगर दिया है तो वो आप पुट कर देंगे। अब देखिए BC का आपसे पूछ रहा है, अब ध्यान दीजिए, क्या आपके पास BC का मान है, तो आपके पास BC का तो कोई मान ही नहीं है। अगर ध्यान से देखिएगा BC कहां है, B से लेकर C तक, ये बीच वाली दूरी का तो हमने कुछ माना ही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। अगर हम क्या करते, P से लेकर B तक से, ध्यान से समझिए, P से लेकर B तक में से P से लेकर C तक घटा दे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। ध्यान समझिए, यहां से यहां तक टोटल दूरी में से ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं, घटा दे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो देखिए हम अब BC को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब BC को चेंज कर रहे हैं तो BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो PB, देखिए P से लेकर कहां तक, B तक, उसमें से घटा रहे हैं किसको, तो P से लेकर C तक। तो देखिए P से लेकर C तक घटा दिए, फिर बट्टा का चिन्ह। अब आया क्या, B डैश C, B डैश C, देखिए B डैश C, तो ये वाला भी दूरी तो आपको है ही नहीं,
ये तो कुछ माने ही नहीं है, तो ये रखेंगे कहां से? तो इसको भी निकालेंगे कैसे? देखिए P से लेकर C तक और उसमें से घटा दे P से लेकर B डैश, तो आसानी से निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। P से लेकर C तक और उसमें से घटा लीजिए P से लेकर B डैश तक, तो काटिएगा ये वाला दूरी निकल जाएगा। तो देखिए उसको हम लिख रहे हैं B डैश, C को लिख रहे हैं PC, यानी P से लेकर C तक घटा रहे हैं कौन सा? तो P से लेकर B डैश, तो P से लेकर B डैश घटा दिए। अब चलिए फिर बराबर का चिन्ह है तो आप बराबर का चिन्ह डालिएगा। अब देखिए क्या है, P से लेकर F तक। अब देखिए P से लेकर F तक, तो ये दूरी आपके पास है तो इसको आप रहने दीजिए, PF ही हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिएगा अब क्या है, B डैश F, B डैश F। देखिए B डैश से लेकर F तक, तो क्या है आपके पास ये दूरी है? नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हम क्या करें कि P से लेकर B डैश में से P से लेकर F तक को क्या कर दें? घटा दें, तो ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो इसके बदले हम लिख रहे हैं P से लेकर B डैश। देखिए P से लेकर B डैश, इसमें से घटाएंगे P से लेकर F तक, तो घटाओ P से लेकर F तक। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बस सिर्फ इसके मान को चेंज किए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा हो सकता है इरेज करना पड़े, नहीं तो फिर आगे हम बताते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए अब इसके आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार इसमें मान को पुट करना है, केवल मान रख देना है। आपका ये जो फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा प्रूफ हो चुका है। देखिए हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस फिगर को थोड़ा देर के लिए ये हम घेर देते हैं। यहाँ पे आपको मान दिख रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको दिखेगा ये भी वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम आपको वो मान रख देते हैं। देखिए P से लेकर B तक, अब ध्यान दीजिएगा PB। अब PB का कहीं ना कहीं मान आपको यहाँ पे मालूम है। देखिए PB का मान यहाँ पे दिया ना, क्या रखा है? U। लेकिन याद रखिए चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार इधर का तो सब दूरी किस में होगा? माइनस में होगा। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसकी वक्रता त्रिज्या, उसके अलावा फोकस दूरी, साथ ही साथ अगर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना हो, वास्तविक बना हो, तो सारा डाटा किस में होता है? माइनस में होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सारे डाटा को किस में रखते जाना है? माइनस में रखते जाना है। तो देखिए P से लेकर B तक ये है U, तो U को रखिए माइनस में U। फिर देखिए ये वाला माइनस हो गया तो माइनस। फिर देखिए PC, अब PC का मान कितना है? 2F है, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा? 2F होगा। ये देखिए ये फॉर्मूला का ये वाला माइनस है और ये माइनस चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार लगाए हैं। फिर बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह डालिएगा। फिर देखिए PC, तो PC का मान कितना है? ध्यान से देखिए PC का मान 2F, तो माइनस में 2F। फिर ये देखिए फिर माइनस, ये वाला माइनस तो इसको माइनस। यहाँ देखिए PB डैश, देखिए कहीं PB डैश दिया है तो V दिया है और V का भी मान माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में V हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ देखिए P से लेकर F तक, PF का मान कहीं ना कहीं दिया है कितना? F, लेकिन होगा किस में? तो माइनस में F बटा हो जाएगा। यहां देखिए P से लेकर B डैश, P से लेकर B डैश। अब देखिए P से लेकर B डैश का मान दिया है कितना? V, तो ये होगा माइनस में V और साथ ही साथ यहां माइनस है तो माइनस, और PF, तो PF का मान देखिए F दिया है तो माइनस का F। ये देखिएगा ध्यान से, हमने माइनस क्यों यूज कर रहा है, तो हमने कह दिया पहले ही कि अब यहाँ पे यूज हो रहा है चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार। अगर आप चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाइए, वहां पहले चिन्ह प्रॉपर्टी को समझिए, फिर आइएगा तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा। हमने पूरा का पूरा चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज किया है क्योंकि अवतल दर्पण में बता दिए कि हर एक चीज ऋणात्मक होता है अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, माइनस U माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2F हो जाएगा, बटा में देखिए माइनस 2F होगा, माइनस माइनस प्लस का V हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का F है माइनस V प्लस F हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, तिरछा तिरछी गुना करते जाइए, बन जाएगा। देखिए U से V में गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर मिलेगा UV, ये हो जाएगा कितना? UV। फिर U से F में करिएगा तो माइनस UF। अब देखिए फिर इससे करना है, अब 2F से करना है तो 2F से करिएगा V माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा 2VF। फिर इससे करिएगा F में तो हो जाएगा प्लस का 2F स्क्वायर। क्लियर? फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे। अब इसकी बारी है इधर से तिरछा तिरछी गुणा करने का, तो माइनस से माइनस में कीजिएगा तो प्लस हो गया, 2F से F में करिएगा तो 2F स्क्वायर हो गया। फिर यहां देखिए माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है,
और एफ से भी में करिएगा तो ये हो जाएगा भी एफ हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आपको आ रहा है। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए बराबर के एक तरफ 2f² और इधर भी 2f², दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो इधर देखिएगा, इधर क्या है, माइनस में vf है, इधर माइनस में 2vf है। अगर vf को एक तरफ कर दे तो देखिए इधर क्या मिलेगा हमको, डाटा जो मिलेगा उसको समझिएगा। इसको हम इधर रहने देते हैं तो यहां पे मिल जाएगा uv माइनस uf और बराबर का चिन्ह, ये माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहां पहले से माइनस में क्या है, vf है और प्लस में 2vf हो जाएगा। अब देखिए यहां पे uv माइनस uf बराबर, ये देखिए घट जाएगा, प्लस में है और एक माइनस में घटेगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, तो vf, यानी इतना हमको बचा, इतना डाटा आपको आया। अब आप समझिएगा सर जी ये तो बहुत कैलकुलेशन हार्ड हो गया, लेकिन कुछ नहीं है, आप सिर्फ बस सिर्फ तिरछा तिरछी गुणा करना अगर जानते हैं तो प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए, गुणा कीजिएगा, एक दो बार आप अपने से प्रयास कीजिएगा, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो एक दो बार वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रत्येक पार्ट में आपको डिवाइड करते चले जाइए और आपका मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, हमको लाना जो डाटा है वो भी देखिए, अगर प्रत्येक में हम uvf से अगर क्या कर दे, डिवाइड कर दे, अगर कितना से, uvf से डिवाइड कर दे तो आसानी से ये मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो यहां लिख देते हैं दोनों तरफ uvf से भाग। अब दोनों तरफ uvf से भाग दीजिए तो देखिए uv बट्टा में हो गया क्या जी, तो uvf फिर माइनस, देखिए uf है, भाग देना है uvf से, बराबर यहां देखिए vf है, बराबर भाग देना है uvf से। चलिए जो कैंसिल हो रहा है उसको काटिए, यहां देखिए uv से uv कैंसिल, यहां देखिए uf से uf कैंसिल, यहां देखिए vf से vf कैंसिल। अब जो डाटा बचा है उसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा डाटा बचा है 1/f माइनस क्या बचा, 1/v, यहां बचा 1/u। अब देखिएगा आपको कुछ नहीं, अब ये माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो यहां पे हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप इसको पहले भी लिखिए पहले u लिखिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। तो हमने इस फॉर्मूला को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। आप क्या करिएगा कि एक से दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका अवतल दर्पण में क्या, तो दर्पण फॉर्मूला को प्रूफ करना था, तो वो हमने प्रूफ कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण में कैसे प्रूफ होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पण में हम लोग प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र को। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, कौन सा अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में, तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं क्या, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं किसमें, तो उत्तल दर्पण में। आइए पहले फिगर को समझिए, पहले फिगर को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा फिगर आपको डिफिकल्ट लगेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये भी एक वस्तु है, ये देखिए उत्तल दर्पण में हम लोग यहाँ पे वस्तु को रख दिया, यहाँ से देखिए 3 लाइनें निकल रही है, एक समानांतर जा रही है, जो क्या हो रहा है, परावर्तन के बाद ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन डैश डैश से मिला रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो फोकस पे मिल रहा है, ये आपको पहले से मालूम है। फिर एक लाइन जो है वो सीधे हमारे वक्रता केंद्र को छू रहा है, और जहां पे कट कर रहा है वहीं पे इसका क्या बना है, तो प्रतिबिंब बना है। तो ये देखिए ये हमारा वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। और एक लाइन हम जो है उसके ध्रुव पे डाले हैं जो प्रवर्तित हो गया है, लेकिन इसको भी डैश डैश से मिलाइएगा तो वो वस्तु के शिखर को छू रहा है। यहाँ देखिए अब दूरी जो है उसको माप लेते हैं, जरा कहां से कहां तक की दूरी को क्या मानेंगे। यहाँ देखिएगा ए से लेकर पी तक की जो दूरी होगी वो वस्तु की दूरी होगी, और वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो ये यू हो गया। यहाँ से देखिए ए डैश से लेकर पी तक ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये हमारा भी हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक एफ तक की दूरी फोकस दूरी यानी एफ हो जाएगा, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा।
क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो उस चीज को हमने फिगर में लिख दिया है। यहां पे हम अलग अलग करके आपको लिख देते हैं। देखिए पी ए का जो मान है वो हम लिए हैं कितना, यू, क्योंकि वस्तु की दूरी है। फिर देखिएगा पी से लेकर ए डैश, पी से लेकर ए डैश जो है उसका मान जो है वो कितना है, तो भी है। देखिए पी से लेकर ए डैश के बीच की दूरी कितनी है, भी है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी हो गई। फिर देखिएगा हमने क्या लिखा है, पी से लेकर एफ तक, तो ये हो जाएगा पी से लेकर एफ तक, ई हो जाएगा फोकस दूरी एफ। फिर देखिएगा पी से लेकर कहां तक, तो सी तक, यानी पीसी, पीसी का जो मान है वो कितना है 2f। चलिए हमने सारा मान लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, त्रिभुज जो है ना इसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। हम लोग त्रिभुज की जो जिक्र करने जा रहे हैं, ये देखिएगा ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखिए ये पूरा का पूरा, ये वाला यहां से ये जो लाइन किया ना यहां से लेकर यहां तक यानी सी तक, ये पूरा लंबा वाला त्रिभुज का नाम लिखने जा रहे हैं। ये देखिएगा ए बी और सी, यानी पूरा का पूरा होल पार्ट जो है उसका, तो यहां पे लिख रहे हैं देखिए त्रिभुज ए बी सी। और तो त्रिभुज एबीसी कहां है, देखिए ए बी और सी यहां तक, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, ये देखिए छोटा वाला पार्ट जो है ना, ये वाला ये त्रिभुज है जिसमें डॉट डॉट कर रहे हैं इसका, तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी, यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में आइए, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लीजिएगा तो उसमें भी ये कोण आ रहा है, और ये छोटा वाला है उसमें भी ये कोण आ रहा है, यानी कोण सी जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में ये कोण है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कोण बी सी ए बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण बी डैश सी ए डैश के। क्यों, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। ये कौन सा हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में। देखिएगा इसी कोण का हम जिक्र कर रहे हैं, ये कोण का, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है, और ये वहां से जब छोटा वाला लीजिएगा तो इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों में है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, उभयनिष्ठ। यहां पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी दोनों कोण जो हो गए आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण बी ए पी बराबर होगा, बी ए सी लिख लीजिए, बी ए सी जो होगा बराबर हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश सी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंब है। और जब दो को, अभी आपने थोड़ा देर पहले बताए थे आपको कि जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज क्या होती है, तो वो समरूप हो जाती है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो गया है किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। क्यों त्रिभुज समरूप हो गया, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। आप तीसरा कोण का भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो को बराबर है तो तीसरा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, और इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो हम इनकी भुजाओं को किसमें लेंगे, अनुपात में लेंगे। तो आइए इनकी जो सबसे बड़ी भुजा है उसको लेते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे आपको लंब दिख रहा है कौन सा, तो ए बी, तो हमने ए बी को बट्टा में लिया। अब देखिए फिर इसके जस्ट यहाँ पे देखिएगा तो ए डैश बी डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ये जो होगा इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, यहां से लिख देते हैं देखिएगा ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, ये बराबर है किसके, तो देखिएगा अब यहाँ पे आधार लीजिएगा, तो ए से लेकर कहां तक, सी तक, तो देखिए हो जाएगा ए से लेकर सी तक, ये बराबर होगा छोटे वाले त्रिभुज का आधार बोलिए तो ए डैश से लेकर कहां तक, सी तक, तो ये हो जाएगा ए डैश से लेकर सी तक। ये हमारा मान लीजिएगा इक्वेशन कितना, तो फर्स्ट, यानी समीकरण हमारा बन गया फर्स्ट। पुनः आइएगा अब जो दूसरा त्रिभुज लेने जा रहे हैं वो किसमें, तो ये देखिए ये छोटा वाला पार्ट जो है इसमें ये वाला, ये और यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है ये वाला, देखिएगा ये देखिए ये वाला त्रिभुज, ये और ये जो जिसमें हम आपको हरा रंग दिखा रहे हैं वो दोनों त्रिभुज को लीजिएगा। तो पुनः त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। अब आइए इस त्रिभुज का जिक्र कर रहे हैं और इस त्रिभुज का जिक्र करिएगा, तो यहां देखिए ये भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, और शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, तो समरूप हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी जो है वो समरूप हो चुका है त्रिभुज किसके, तो ए डैश बी डैश पी के। अब आप उसको लिख सकते हैं कि क्यों है, तो आपको हमने पहले बता दिया
यहाँ देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसको दो स्टेप हमने आपको गायब कर दिया, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो जाएगा। अब समरूप हो जाएगा तो भुजाएं किसमें होंगी, अनुपात में होंगी। तो आइए इसकी भुजा को अनुपात में लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा इधर, तो ए बी, और बट्टा में तो इस त्रिभुज में आइएगा तो इसका भी आधार कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डैश बी डैश, फिर बराबर। आइए अब इसका आधार लीजिएगा, तो इसका आधार क्या होगा, ए से लेकर कहां तक, पी तक। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या चीज, ए पी। चलिए अब छोटा वाला त्रिभुज में आधार बोलिए क्या हो जाएगा, ए डैश से लेकर कहां तक, पी तक। तो ये हो जाएगा ए डैश पी। इक्वेशन कितना, सेकेंड। अब आइए समीकरण 1 और 2 से तुलना कीजिए। तो समीकरण 1 और 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 से देखिए, LHS जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं AC बट्टा ए डैश सी बराबर है किसके, तो AP बट्टा में ए डैश पी के। अब देखिए ये हमको डाटा मिल चुका है समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से मिल चुका है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल मान रखते जाना है, आपका ये फॉर्मूला जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम आपको उसको दिखाते हैं, मान रख के। चलिए यहाँ पे AC है। अब देखिए क्या आपके पास AC का मान कहीं दिया है, A से लेकर C तक आपके पास AC का मान नहीं दिया है, तो इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे ताकि आसानी से बन जाए। देखिए A से लेकर P तक, तो देखिए A से लेकर कहां तक, P तक। यहाँ देखिए AP का मान दिया है ना, यानी PA का। अगर इसको यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक दोनों पार्ट को जोड़ दें तो A से लेकर C तक की दूरी निकल जाएगी। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं PA, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, PA प्लस PC बट्टा PA प्लस PC। देखिएगा ध्यान से, PA यानी इधर वाली दूरी प्लस P से लेकर C तक, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो A से लेकर कहां तक हो जाएगा, C तक हो जाएगा। तो इसीलिए हमने AC की जगह पे लिख दिया है PA प्लस PC। अब देखिए किसका मान निकालना है, A डैश C का, A डैश C। अब देखिए A डैश C ये वाली दूरी, इसका तो मान होता ही नहीं है। अब A डैश से C तक तो कोई मान है नहीं, तो अब आपको क्या करना है कि इसका मान निकालना। तो अगर हम लोग क्या करें, यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से किसको घटा दे, तो इसकी दूरी, बीच वाली दूरी को घटा दे, तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, PC घटाओ A डैश P, या P A डैश भी आपको इसको लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगा, P A डैश। समझिएगा फिर से, हमने कहा किसका मान निकालना है, तो A डैश C का, A डैश C। देखिए A डैश C यहां से लेकर यहां तक, तो ये तो दूरी है नहीं, तो हमने क्या किया, देखिए उसके जगह पे PC लिखा, P से लेकर C तक, यानी ये लंबा यहां से यहां तक की दूरी, और उसमें से घटा दिया P से लेकर A डैश। तो इतना घटा दीजिएगा तो बचेगा कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और इसी तो दूरी को हमने क्या करना था, निकालना था, यानी तो उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिख दिया उसकी जगह पे, PC घटाओ P A डैश। चलिए उतना हो गया। अब आइए इस दूसरे पार्ट में, अब हमारे पास क्या है, A से लेकर P तक। अब AP है, आप उसको PA भी लिख सकते हैं या AP भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए उसके बाद से आइएगा, तो यहां देखिए क्या दिया है, A डैश P। अब A डैश P देखिएगा कहां पे है, तो ये रहा A डैश P। तो इसको लिख देते हैं A डैश P लिखिए, चाहे P A डैश लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको ऐसे ही, हमने इसलिए मान को यहाँ पे आगे पीछे नाम कर दिया ताकि यहाँ पे नाम लिखे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए आप इसका मान रखते चलिए चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार, और आपका बन चुका है आपका क्वेश्चन। देखिए P से लेकर A तक, तो PA का मान क्या दिया है, U, और U आपको मालूम है कि किस में होता है, तो माइनस में होता है, तो माइनस में हमने लिखा, प्लस PC। देखिए PC का कहीं ना कहीं मान दिया है, तो PC कितना है, 2F, तो हमने लिख दिया इसका 2F। अब आप 2F प्लस में ही क्यों लिखे, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो हमने उसको लिखा। फिर दिया है PC, तो PC आपका 2F, माइनस है तो माइनस PA डैश। देखिए PA डैश का मान कितना है, V, तो V रख दिए। देखिए PA का मान क्या है, U, तो ये तो माइनस में होगा, तो माइनस में। P डैश A देखिए कहां दिया है, P डैश A। अब रुक जाइएगा थोड़ा सा, P डैश A हो, यहाँ पे PA डैश होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया होगा PA डैश, ये होगा PA डैश, एक बार देख लेने दीजिएगा, हाँ PA डैश था, ठीक है। अब PA डैश का मान कहीं ना कहीं दिया है, तो PA डैश का मान कितना है, तो V, तो हमने V लिख दिया।
अब आपको क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुणा करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पहले डैश इस पे आ चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा करिएगा, भी से माइनस यू में करिएगा तो माइनस यू भी, यहां से करिएगा तो प्लस का हो जाएगा 2VF। चलिए इससे गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा -2UF, फिर माइनस माइनस प्लस भी और u हो जाएगा। अब ये डाटा मिला है कि u भी और u भी, देखिए एक तरफ है तो इसको एक तरफ कर लीजिए और इसको डाटा को लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2VF बराबर में यहाँ देखिए माइनस का 2UF है, फिर प्लस का u भी है या VF VU लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, VU। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा u और v। ये देखिए u भी प्लस हो जाएगा ना वहां पे, ये हो जाएगा 2VF इक्वल टू -2UF। ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि u भी VU से कोई मतलब नहीं होता है, तो 2UV हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक को हमने जोड़ लिया, अब प्रत्येक में 2UVF से भाग दीजिए तो लिखिए दोनों में 2UVF से भाग। अब प्रत्येक में क्या करना है, दोनों में क्या करना है, आपको दोनों तरफ 2UVF से भाग देना था। चलिए यहाँ पे हम भाग देके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हो जाएगा 2VF बट्टा में हो जाएगा कितना, तो 2UVF, फिर बराबर यहाँ देखिए माइनस में क्या है, तो माइनस में 2UF है, भाग देना है आपको कितना से, तो 2UVF से, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ देखिए 2UV है, बाई में हो जाएगा कितना, तो 2UVF। चलिए इतना हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, V से V कैंसिल, F से F कैंसिल। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल। अब देखिए जो मान बच गया उसको लिखिए। यहाँ पे आपको बच चुका है 1/u इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या बचा है जी, तो माइनस में 1 बट्टा में क्या बचा है v, और प्लस में इधर बच गया है 1/f। ये माइनस में इधर लगेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू मिला 1/v प्लस 1/u। तो ये रहा हम लोग का दर्पण फॉर्मूला। आपका किस पे हमने प्रूफ कर दिया है, तो उत्तल दर्पण में ये दर्पण सूत्र जो था उसको हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा दर्पण सूत्र जो उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में प्रूफ हो चुका है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर आखिरी टॉपिक आवर्धन जो है उसको हम समझाते हैं और उसके बाद ये चैप्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। आइए अब आवर्धन को समझते हैं, आखिरी टॉपिक है। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है कि क्या किसी भी अगर प्रतिबिंब का निर्धारण से समझिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसका जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन याद रखेगा क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में क्या होता है, तो वस्तु की ऊंचाई। तो याद रखिएगा क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। याद रखिएगा आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। तो आवर्धन क्या है, तो एक बार फिर समझिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, तो m से। इसका कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा इसका मात्रक नहीं होता है। अब नहीं होने का पीछे क्या कारण है, तो ये भी देखिए ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, अगर मान लीजिए मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो याद रखिएगा m का फॉर्मूला जो होगा वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h डैश बट्टा h। अब h डैश बट्टा h का मतलब समझिएगा, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करेंगे और वस्तु की ऊंचाई को h से। तो आवर्धन m बराबर क्या मिला हमको, h डैश बट्टा h। इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा m इक्वल टू होता है -v/u। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू होता है -v/u। अब ये इसको भी जो फॉर्मूला है इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आज तक आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा इसको।
और आपके सिलेबस में है भी नहीं, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अगर फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो उस समय हम इसको भी प्रूफ कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपका चैप्टर जो है लंबा होते जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है, इसको आवर्धन के। बस आपको याद रखना है आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे m से सूचित किया जाता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। m बराबर फॉर्मूला क्या बताया है, तो h डैश बट्टा h होता है। साथ ही साथ m बराबर क्या होता है, तो माइनस v बाई यू होता है। लेकिन ध्यान रखना है m से संबंधित कुछ यहाँ पे रूल समझिएगा, ये रूल जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको आंकिक प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो। m का जो मान है वो आपको कभी प्लस में भी मिल सकता है और कभी माइनस में भी मिल सकता है, यानी प्लस में भी दे सकता है और माइनस में भी देगा। तो याद रखिएगा अगर वो प्लस में है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी बना है। अगर माइनस में m का मान दिया है तो तुरंत समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है, तो वास्तविक बना है। क्यों ऐसा है, एक चीज याद रखिए, ऐसे ही ना प्रतिबिंब निर्धारण के लिए ये चिन्ह प्रपाटी हम बढ़ाए थे। आभासी बनता था तो ऊपर की ओर प्रतिबिंब बनता था और वास्तविक था तो नीचे की ओर। और आपको मालूम है कि ऊपर की दूरी प्लस में और नीचे की दूरी किस में मापते हैं, माइनस में। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि जैसे ही प्लस में यानी ऊपर की ओर बना सीधे सीधे, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी। और माइनस में होगा तो क्या लिखिएगा, वास्तविक लिखिएगा। ये कंडीशन आपका काम करता है कहां पे, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में। किस में काम करेगा, अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में ही तो आपको मालूम है ना कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समतल और उत्तल की बात कीजिएगा तो उसमें तो हमेशा कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा अवतल में m का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस मान क्या बताता है, आभासी प्रतिबिंब को दर्शाता है, और माइनस का मान जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। उत्तल की अगर बात करेंगे, उत्तल में m का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि वहां पे हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये तो रूल 1 हो गया। रूल नंबर 2 जरा यहाँ पे समझिएगा, रूल नंबर 2 बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ रूल होता नहीं है, बस दिमाग का एक कंसेप्ट होता है, समझिएगा। हमने कहा कि यहाँ पे देखिएगा एच एम बराबर क्या होता है, एच डैश बट्टा एच। अगर एम का जो मान है वो बड़ा है किससे, 1 से, 1 नंबर। अगर एम का मान बराबर है 1 के 2 और m का मान छोटा है 1 से, ये 3 चीज याद रखिएगा, 3 कंडीशन। m का मान बड़ा हो 1 से, m का मान बराबर हो 1 के, और m का मान छोटा हो 1 से। अब इसका समझिएगा, इसका मतलब जरा हम समझाते हैं। जब भी आप ध्यान दीजिएगा m का मान 1 से बड़ा होगा तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बना है, वस्तु से कैसा बना है, बड़ा। क्यों, 1 कैसे, जैसे समझिए अगर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए 5 है और नीचे में 2 लिखे तो ये या 3 लिखे चाहे जो भी लिखेगा, तो ये देखिए एक बार से ज्यादा में कट रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा है तभी तो एक बार से ज्यादा में कटेगा। तो m का मान क्या होगा, 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से जब बड़ा होगा तो याद रखिएगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर m का मान 1 है तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के क्या है, तो बराबर है, वस्तु के बराबर। याद रखिएगा 2 चीज बता दी, m का मान अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। m का मान बराबर होगा 1 के, मतलब एकदम कहीं लिख दिया कि m बराबर 1, तो समझ जाइएगा कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार कहां होगा, आपस में बराबर होगा। अगर m का मान छोटा है 1 से तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो है उसका आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार कैसा बना है, तो छोटा बना है। याद रखिए तीनों चीज आपको याद होना जरूरी है। m ग्रेटर देन 1, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। m बराबर है 1 के, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। m छोटा है 1 से, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा कैसा बना है, छोटा बना है। तो ये था पूरा का पूरा आवर्धन। एक बार जल्दी से बताते हैं आवर्धन क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, m बराबर h डैश बटा h या m बराबर माइनस v बाई u होता है। अवतल दर्पण में m का मान प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। प्लस मान बताता है कि आभासी प्रतिबिंब बना है, माइनस मान बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। उत्तल में हमेशा m का मान प्लस ही होता है। फिर हमने बताया कि m अगर 1 से ज्यादा बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बना होगा। m 1 के बराबर है तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से क्या बना होगा, छोटा बना होगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था आपका किस चीज का, आवर्धन का।
यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो समाप्त हुआ। लेकिन कभी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए कि आपको समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दे दे, आपको बिना उसको स्पर्श किए बताना है कि कौन सा दर्पण कौन है, मैंने तीनों लगा दे और आपको पहचानना है। तो देखिए पहचानने का तरीका क्या है वो भी समझ जाइए। अगर तीनों दर्पण सामने से लगा है तो तीनों दर्पण के सामने बारी बारी से आप क्या ले जाइएगा, पेंसिल लेके जाइएगा, जिसमें पेंसिल का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर दिखेगा तो वो समझिएगा कि समतल दर्पण है। जिसमें आपका पेंसिल का आकार बड़ा नजर आएगा तो वो समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण है। और जिसमें प्रतिबिंब आपके पेंसिल का छोटा बनेगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा, तो उत्तल दर्पण है। क्लियर? तो ये होगा बिना स्पर्श किए आप बता दिए कि कौन कौन सा दर्पण है। लेकिन स्पर्श करके बताना होगा तब, तो स्पर्श करके देखिए, जिसका परावर्तक सतह एकदम बराबर होगा तो वो समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उठा होगा वो उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धसा होगा वो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये आप देखिए बिना स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके कैसे दर्पण को पहचानेंगे उस चीज को हमने बता दिया। आज हम लोग के फिजिक्स का ये आखिरी क्लास था, ये यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिए। बस आपका पहला चैप्टर का मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत आंकिक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा है, तो उसको हमने पहले ही कह दिया कि उसका स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ के लिए। वस्तुनिष्ठ का एक स्पेशल क्लास चलेगा जिसका हम आपको शेड्यूल बाद में जारी कर देंगे। अभी थोड़ा कुछ लेट से करेंगे इसलिए कि अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्टार्ट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का एक शेड्यूल जारी हो जाएगा, वहां से आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्या है कि किसी तरह का दिक्कत आया हो फिजिक्स के किसी भी वीडियो को लेकर तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा होल नोट्स आपको मिल जाएगा। मैंने पहले की वीडियो से नोट्स को हटा दिया है, इसी वीडियो के लास्ट में यानी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर मान लीजिए वहां से नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाइएगा। टेलीग्राम में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर किसी तरह का और समस्या है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे कोड से याद रखिएगा, हमारा कोड जो था वो था SLS। यानी आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे ढंग से आपके लिए नए नए टॉपिक को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर दिखाने का काम कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।